कि एनआरसी का बोलने का मतलब ये है कि आप जो असली मुद्दा किसानों का है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। उसमें वो कामयाब हो गए ओवैसी साहब। अब एनआरसी का गुफ्तगू लाकर इन्होंने मीडिया को डाइवर्ट कर दिया। मैं समझता हूँ कि ये या तो जानबूझ के किया या नासमझी में किया। अभी उसकी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए कि जब इन्होंने कानून ही नहीं बनाए तो इम्प्लीमेंट क्या करेंगे। ये 2 साल हो गए हैं, अभी तक उसके कावानीन तक नहीं तय हुए। ओवैसी साहब जो बात कर रहे हैं वो मैं समझता हूँ क़स्दुल वक्त है, वक्त से पहले है। इनको 370 भी वापस लेना पड़ेगा, इनको एनआरसी भी किस पे अप्लाई करेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के बयान जब देते हैं आप तो मौजू से हट जाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान आया सीए और एनआरसी को लेकर, बात हो रही थी किसान बिल की, लेकिन उन्होंने अपना एक अलग राग अलापना शुरू कर दिया और उसको तमाम चैनल्स ने दिखाया और उस पर बहस होने लगी। योगी आदित्यनाथ का भी बयान आया उस पर कि अगर आप प्रोटेस्ट करेंगे तो बख्शा नहीं जाएगा। तो क्या कहेंगे इस पूरे मामले को, क्या इस इशू को अभी उछालना चाहिए नहीं चाहिए? देखिए, एनआरसी का मसला जो है ये या किसान बिल का मसला है, ये बिल्कुल वाज़ेह है कि इसमें कोई फ़ायदे नहीं थे, कोई एम नहीं था। सिर्फ़ और सिर्फ अपनी हेकड़ी या अपनी पावर को हासिल करना और मुसलमानों को खौफज़दा करके इलेक्शन जीतना, उसकी सक्सेस हो गई। 2 साल हो गए हैं, अभी तक उसके कावानीन तक नहीं तय हुए। यानी कल ही पार्लियामेंट की डिटेल आई है कि उनके कावानीन नहीं तय हुए। ओवैसी साहब जो बात कर रहे हैं वो मैं समझता हूँ क़स्दुल वक्त है, वक्त से पहले है। इनको 370 भी वापस लेना पड़ेगा, इनको एनआरसी भी किस पे अप्लाई करेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के बयान जब देते हैं आप तो मौजू से हट जाते हैं। अब मौजू ये था कि जो किसान बिल है ये लाया गया कि हम समझते हैं किसानों को फ़ायदा होगा। किसानों से पूछे बग़ैर उनको आतंकवादी कह दिया, उनको खालिस्तानी कह दिया, उनको देशद्रोही कह दिया और वो बेचारे सड़कों पर 700 से ज़्यादा तादाद में मर गए। फिर बादशाह सलामत को एक दिन ख्याल आया कि शायद यूपी में हमको नुकसान हो जाएगा, तो उन्होंने कहा भाई सुबह बंद, वापस ले लिया। अब बिल जब पास होता है तब भी उसके अच्छाई और बुराई पर गुफ्तगू होती है, बहस होती है, फिर मसाइल तय होते हैं। और जब कोई बिल वापस होता है या अमेंडमेंट होता है उस पर भी बहस होती है। तो कल पार्लियामेंट ने ये साबित कर दिया कि ये बहस की जगह नहीं है। ये मेजॉरिटी में अथॉरिटेरियन रूल जो होता है, डिक्टेटर जिसको कहते हैं, वो डिक्टेटोरियल सिस्टम है, वहाँ से आर्डर पास होता है। तो उस पे गुफ्तगू होनी चाहिए थी। अब एनआरसी का गुफ्तगू लाकर इन्होंने मीडिया को डाइवर्ट कर दिया। मैं समझता हूँ कि ये या तो जानबूझ के किया या नासमझी में किया। अभी उसकी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए कि जब इन्होंने कानून ही नहीं बनाए तो इम्प्लीमेंट क्या करेंगे। ये बीजेपी को ऐसा नहीं लगता कि मुद्दा दिया जा रहा है बैठे बिठाए कि आप इस पर बात कीजिए? नहीं, ये मुद्दा तो दे ही दिया उन्होंने। ये मुद्दा उन्होंने इसलिए दे दिया कि अब इसमें बुरी तरीके से वो फंस गए थे और हिंदुस्तान की तारीख़ में शायद ये पहला बिल होगा जो बग़ैर किसी बहस के पास हुआ और बग़ैर किसी बहस के वापस हुआ। और इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद लोगों ने घर छोड़ दिए, साल भर हो गए, बच्चे अपने माँ बाप से नहीं मिल पाए और माँ बाप अपने बच्चों से नहीं देख पाए। ऐसी शक्ल में आपने वापस लिया, इस पे बहस का मौजू था। अब उनको इस बहाने उन्होंने कल जब मैंने कहा कि भाई कल आखिरी दिन था इस बात का कि अब पार्लियामेंट की भी कोई हैसियत नहीं है, सारे इंस्टीट्यूशन ख़त्म हो गए हैं, पार्लियामेंट बचा है, वो भी कल ख़त्म कर दिया गया। ओवैसी साहब या किसी आदमी को इस बात से, मुझसे भी एक साहब ने कहा था कि एनआरसी पे कर लीजिए। कल ही मैंने उनसे कहा कि एनआरसी का बोलने का मतलब ये है कि आप जो असली मुद्दा किसानों का है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। उसमें वो कामयाब हो गए ओवैसी साहब।
ये थे मोहम्मद अदीब जो हमसे बात कर रहे थे, ख़ासतौर से ओवैसी के मौजू पर बात हुई और जो उमर गौतम की बेटी का मामला है उस पर भी आपने अपनी राय रखी। गुरुगांव से कैमरा पर्सन फैजी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।